क्या आपको पता है कि सबसे शुरुआती संस्थानों में से एक कलकत्ता मदरसा वो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। हाँ, मुस्लिम कानून की पढ़ाई के लिए। सही। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। 1857 से पहले क्या माहौल था? देखिए, शुरुआती कोशिशें जो थीं वो थोड़ी अलग थीं। जैसे आपने मदरसा का जिक्र किया। हाँ, 1781 में। फिर हाँ। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज भी खुला। जी, और जॉनथन डंकन ने शुरू किया था हिंदू कानून और दर्शन के लिए। और एक और था फोर्ट विलियम कॉलेज, 1800 में वेलेस्ली ने शुरू किया था। हाँ, वो तो सिविल सेवकों को भारतीय भाषाएं और रीति रिवाज सिखाने के लिए था। हालांकि वो शायद 1802 में बंद भी हो गया था। अच्छा। तो ये दिखाता है कि शुरुआत में फोकस पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा पर नहीं था। मतलब वो पहले यहाँ की चीजें समझना चाह रहे थे, प्रशासन के लिए। बिल्कुल। पारंपरिक भारतीय शिक्षा जैसे मुस्लिम और हिंदू कानून और प्रशासन की जो फौरी जरूरतें थीं, उन पर ध्यान ज्यादा था। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो स्थानीय भाषा और कानून जाने। समझ गया। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। ये एक अहम मोड़ माना जाता है ना? जी हाँ, और कहते हैं कि इसमें राजा राम मोहन रॉय जैसे जो उस समय के प्रबुद्ध भारतीय थे, उनके प्रयासों का भी हाथ था। हाँ, सुना है। और इसी दौर में 1817 में कलकत्ता कॉलेज खुला। जी, जिसे बाद में हिंदू कॉलेज और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया। इसे कुछ शिक्षित बंगालियों ने ही शुरू किया था और ये पश्चिमी मानविकी और विज्ञान की अंग्रेजी शिक्षा देता था। बिल्कुल। लेकिन साथ ही सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली, आगरा में संस्कृत कॉलेज भी खोले। तो मतलब दोनों तरह की चीजें चल रही थी, पारंपरिक भी और पश्चिमी भी। हाँ, और यहीं से वो मशहूर बहस शुरू हुई, प्राच्यवादी बनाम आंग्लवादी, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। अच्छा, ये क्या थी बहस? ये लोक शिक्षा की सामान्य समिति के अंदर ही दो गुट बन गए थे। एक थे आंग्लवादी, जो कहते थे कि सरकारी पैसा सिर्फ आधुनिक यानी पश्चिमी पढ़ाई पर खर्च हो। और दूसरे थे प्राच्यवादी। वो मानते थे कि हाँ, पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाओ, नौकरियों के लिए जरूरी है, लेकिन भारत का जो अपना पारंपरिक ज्ञान है, साहित्य है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो ये बुनियादी सवाल था कि भारत को पढ़ाना क्या है? बिल्कुल, किस तरह की शिक्षा दी जाए। और इसी बहस के बीच वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आई, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सिद्धांत था। इसका मतलब क्या था? सुनने में तो अजीब है। इसका मकसद था कि समाज के जो ऊंचे और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके एक छोटे से हिस्से को अच्छी अंग्रेजी शिक्षा दे दो। सिर्फ कुछ लोगों को? हाँ, सोच ये थी, जैसा मैकॉले ने कहा भी था, कि ये लोग रंग और खून से भारतीय हों, पर पसंद, विचार, नैतिकता और समझ में अंग्रेज हों। अच्छा। और उम्मीद ये थी कि ये लोग फिर सरकार और आम जनता के बीच पुल का काम करेंगे, दुभाषिए की तरह। हाँ, और धीरे धीरे पश्चिमी ज्ञान को आम लोगों तक उनकी भाषाओं में पहुंचाएंगे, जैसे फिल्टर होकर ज्ञान नीचे जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ ज्ञान फैलाने की बात थी या इसके पीछे कुछ और भी था? यकीनन इसका सीधा ताल्लुक ब्रिटिश प्रशासन की जरूरतों से था। उन्हें बड़ी संख्या में क्लर्क्स चाहिए थे। हाँ, सस्ते क्लर्क। बिल्कुल, और निचले स्तर के प्रशासक जो अंग्रेजी समझे, दफ्तर का काम कर सकें। तो ये थ्योरी उस जरूरत को पूरा करने का एक तरीका लगी। लेकिन क्या सब लोग यही सोच रहे थे? ये है ना? हाँ, ये तो नीचे से ऊपर देखें। तो यहाँ सोच में टकराव भी था। खैर, अब आते हैं 1854 के वुड्स डिस्पैच पर। चार्ल्स वुड का डिस्पैच। इसे तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ, कहते तो है, पर ये देखना जरूरी है कि कागज पर क्या था और जमीन पर क्या उतरा। हाँ, वो तो है। तो सैद्धांतिक रूप से इसने क्या कहा? सैद्धांतिक रूप से इसने पहली बार माना कि जन शिक्षा मतलब आम लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अच्छा, तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन से आगे की बात हुई, कम से कम कहने के लिए। हाँ, कहने के लिए तो यही था। इसने एक पूरा ढांचा भी सुझाया। हाँ, वो हायरार्की वाला। गांव में प्राइमरी स्कूल। जी, गांव में स्थानीय भाषा में प्राइमरी स्कूल, फिर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल और कॉलेज, और सबसे ऊपर प्रेसिडेंसी शहरों में यूनिवर्सिटीज। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। बिल्कुल। जिनसे बाकी कॉलेज जुड़े होंगे, एफिलिएटेड होंगे। और पढ़ाई का माध्यम? इसने साफ किया कि ऊंची पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, लेकिन स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसमें महिला शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग की भी बात थी। हाँ, इन सब पर जोर देने को कहा गया। और एक अहम बात, सरकारी संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होगी। और प्राइवेट स्कूलों के लिए? उनको बढ़ावा देने के लिए ग्रांट्स एंड एड्स सिस्टम की सिफारिश की। मतलब सरकार कुछ शर्तों पर निजी स्कूलों को पैसा देगी। सुनने में तो ये काफी व्यापक और एक तरह से व्यवस्थित योजना लगती है।
हाँ, आकर्षक बात यही है कि इसने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन सवाल वही है, क्या इसने सच में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को खत्म कर दिया? आपको क्या लगता है? देखिए, जमीनी हकीकत ये थी कि ज्यादातर पैसा और ध्यान अब भी ऊंची शिक्षा और शहरों पर ही रहा। अच्छा। इसी डिस्पैच के आधार पर ही तो 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनी। और महिला शिक्षा का क्या? बेथ्यून स्कूल का जिक्र आता है। हाँ, जेईडी बेथ्यून में 1849 में कलकत्ता में स्कूल शुरू किया था। वुड्स डिस्पैच से उसे और बल मिला। ये उस दौर में महिला शिक्षा के लिए जो कोशिशें चल रही थीं, उनका एक नतीजा था। ठीक है, अब 1857 के बाद की बात करते हैं, जब शासन सीधे क्राउन के हाथ में आ गया। तो इस दौर में हंटर आयोग 1882-83 ये काफी अहम माना जाता है। जी, हंटर शिक्षा आयोग, इसने 2-3 मुख्य बातें कही। एक तो ये कि प्राइमरी शिक्षा, खासकर स्थानीय भाषाओं में, ये राज्य की विशेष जिम्मेदारी है। और उसका कंट्रोल वो जिला और नगर पालिका बोर्ड जैसी जो स्थानीय संस्थाएं बन रही थी, अच्छा। उनको देना चाहिए। मतलब थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, और दूसरी बात? दूसरी, इसने सुझाया कि हाई स्कूल लेवल पर 2 तरह के रास्ते हों। एक तो एकेडमिक, जो यूनिवर्सिटी ले जाए, और दूसरा वोकेशनल, मतलब व्यावसायिक, जो सीधा रोजगार के लिए तैयार करें। यानी शिक्षा को सिर्फ किताबी न रखकर रोजगार से भी जोड़ने की सोच थी। हाँ, कुछ हद तक। और इसने महिला शिक्षा पर भी ध्यान दिया। क्या कहा उसने? आयोग ने माना कि प्रेसिडेंसी शहरों के बाहर लड़कियों की शिक्षा की हालत बहुत खराब है और इसे सुधारने के लिए खास कदम उठाने की जरूरत है। और इसी दौर में पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बनी। जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो क्या ये ब्रिटिश प्रशासन की बदलती जरूरतों को दिखाता है? मतलब अब उन्हें सिर्फ क्लार्क नहीं चाहिए थे। बिल्कुल। जैसे जैसे प्रशासन फैला, उन्हें थोड़े बेहतर पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत पड़ी, जो शायद थोड़ा मैनेजमेंट या व्यावसायिक काम देख सके। तो हंटर आयोग की सिफारिशें कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये रैले आयोग की सिफारिशों पर था। हाँ, लॉर्ड कर्जन का दौर था। इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटीज को पढ़ाई के साथ रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये तो अच्छी बात लगती है। हाँ, सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। कैसे? जैसे यूनिवर्सिटी सीनेट में फेलो की संख्या कम कर दी गई और उनमें से ज्यादातर को सरकार नॉमिनेट करने लगी। सीनेट के फैसलों पर सरकार को वीटो पावर मिल गया। अच्छा। और प्राइवेट कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से जुड़ना, मतलब एफिलिएशन, उसके नियम भी सख्त कर दिए गए। तो एक तरफ गुणवत्ता की बात, दूसरी तरफ शिकंजा कसना। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सरकार को डर था कि यूनिवर्सिटीज राष्ट्रवादी विचारों के गढ़ बन रही हैं। हाँ, ये हो सकता है, छात्र आंदोलन वगैरह। जी, तो शायद उन पर लगाम कसने की कोशिश थी। ये दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, फिर 1913 में शिक्षा नीति पर एक सरकारी प्रस्ताव आया। इसमें बड़ौदा राज्य का जिक्र है। हाँ, बड़ौदा ने 1906 में ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी थी। वो एक मिसाल थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने खुद ये जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। हाँ, सरकार ने अनिवार्य शिक्षा लागू करने से तो मना कर दिया, लेकिन निरक्षरता खत्म करने की नीति को, मतलब सैद्धांतिक रूप से मान लिया। तो फिर किया क्या? उन्होंने प्रांतीय सरकारों से कहा कि वो गरीब और पिछड़े तबकों को मुफ्त शुरुआती शिक्षा देने के लिए कदम उठाएं। जिम्मेदारी एक तरह से प्रांतों पर डाल दी। समझ गया। इसके बाद एक और बड़ा नाम आता है, सैडलर आयोग 1917-19। जी, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। ये बना तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की समस्याओं को देखने के लिए था, पर इसकी सिफारिशें बाकी जगह भी असरदार हुई। इसने क्या खास कहा? सैडलर आयोग ने शिक्षा के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने का सुझाव दिया। इसने कहा कि स्कूल की पढ़ाई 12 साल की होनी चाहिए, इंटरमीडिएट स्तर तक। हाँ, जिसे इंटरमीडिएट कहा गया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में 3 साल की डिग्री हो। इसका मकसद क्या था? सोच ये थी कि छात्र यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर तैयार होकर आएं और यूनिवर्सिटी पर इंटरमीडिएट लेवल का बोझ कम हो। अच्छा। और इसने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ परीक्षा लेने वाली या कॉलेज जोड़ने वाली संस्था न रहे, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड रेजिडेंशियल टीचिंग बॉडी बने। मतलब जहां पढ़ाया भी जाए, छात्र रहे भी। तो यूनिवर्सिटी का पूरा कैरेक्टर बदलने की बात थी। बिल्कुल, एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करे। और क्या सिफारिशें थी? यूनिवर्सिटी के नियम कायदे कम सख्त हों, महिला शिक्षा, अप्लाइड साइंस, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, टीचर ट्रेनिंग, इन सबको बढ़ावा मिले।
तो ये स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पूरे रास्ते को सुधारने की एक बड़ी कोशिश थी। हाँ, कह सकते हैं एक ज्यादा तार्किक ढांचा बनाने की कोशिश। फिर आया द्वैध शासन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें शिक्षा प्रांतों का विषय बन गई। जी हाँ, डायरकी। इसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि शिक्षा का कंट्रोल तो प्रांतीय मंत्रियों को मिला, लेकिन उनके पास पैसा मतलब बजट बहुत कम होता था। तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार की इसमें रुचि और फंडिंग दोनों कम हो गई। शिक्षा एक तरह से अनाथ सी हो गई। अच्छा। फिर 1929 में हार्टोग समिति बनी, फिलिप हार्टोग की। इसकी सिफारिशें थोड़ी अलग लगती हैं। हाँ। हार्टोग समिति ने एक तरह से ब्रेक लगाया। उसने कहा कि प्राइमरी शिक्षा पर जोर तो देना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में विस्तार या अनिवार्यता ठीक नहीं है। मतलब क्वालिटी पे फोकस। हाँ, और इसने ये भी कहा कि सिर्फ जो काबिल छात्र है वही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जाएं, जो औसत छात्र हैं उन्हें 8वीं के बाद वोकेशनल कोर्स में भेज देना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में भी दाखिले कम करने की बात कही। जी, ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे। तो ये फिर से वही नियंत्रण और गुणवत्ता वाली बात आ गई, विस्तार के बजाय। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि उस वक्त शायद शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही थी या राजनीतिक सक्रियता भी, तो सरकार ने सोचा कि विस्तार करने से अच्छा है कि स्टैंडर्ड बनाए रखे और कंट्रोल रखे। हाँ, ये नियंत्रण बनाम विस्तार वाला तनाव बार बार दिखता है। जी। और फिर हम आते हैं ब्रिटिश राज के लगभग आखिरी दौर में, 1944 की सार्जेंट योजना, जॉन सार्जेंट। हाँ, सार्जेंट शिक्षा योजना। ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने तैयार की थी। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगती है। बहुत ज्यादा। इसने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा की बात की, नर्सरी वगैरह। हाँ, फिर 6 से 11 साल के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा। सबके लिए? जी, सबके लिए। फिर 11 से 17 साल के जो चुने हुए बच्चे हैं उनके लिए हाई स्कूल। चुने हुए मतलब सबके लिए नहीं? हाँ, सबके लिए नहीं। और हाई स्कूल भी 2 तरह के, एक अकादमिक और दूसरा तकनीकी और व्यावसायिक। अच्छा। और फिर यूनिवर्सिटी। बहुत कुछ था, तकनीकी, व्यावसायिक, कला शिक्षा, वयस्क निरक्षरता मिटाना। हाँ, 20 साल में वयस्क निरक्षरता मिटाने का लक्ष्य था। टीचर ट्रेनिंग, शारीरिक शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, सब पर जोर था। ये तो आजाद भारत की शिक्षा नीति का ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है, 1944 में बनी ये योजना जब ब्रिटिश राज खत्म होने वाला था, ये लागू कितनी हो पाई? जाहिर है बहुत कम। हाँ, लेकिन इसने भविष्य के लिए एक दिशा तो तय कर ही दी थी। ठीक है, अब जरा 2 चीजों पर अलग से बात करते हैं, स्थानीय भाषा यानी वर्नाकुलर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। क्या ये मुख्यधारा की नीतियों के साथ साथ चली? देखिए, वर्नाकुलर शिक्षा की कहानी थोड़ी उतार चढ़ाव भरी है। हमने शुरू में देखा था कि जेम्स थॉमसन जैसे लोगों ने कोशिश की थी। हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। फिर 1835-38 में विलियम एडम की रिपोर्टें आई, जिन्होंने बंगाल, बिहार में इसकी बुरी हालत बताई। लॉर्ड डलहौजी ने भी 1853 में इसका समर्थन किया था। वुड्स डिस्पैच और हंटर आयोग ने भी तो कहा था कि ये जरूरी है। हाँ, दोनों ने कहा कि जनशिक्षा का मतलब ही है जनता को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाना, और राज्य को इसके लिए खास कोशिश करनी चाहिए। पर क्या कोशिश हुई? क्या ये बातें जमीन पर उतरी? यहीं पर वो फासला दिखता है नीति और अमल के बीच का। बाद की नीतियों में भी, चाहे वो 1904 का एक्ट हो, 1929 की हार्टोग समिति हो या 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बनी, स्थानीय भाषा में जनशिक्षा को सच में व्यापक बनाना एक चुनौती ही बना रहा। क्यों? क्या वजह थी? शायद संसाधन कम थे, प्रशिक्षित टीचर नहीं थे, और शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी रही हो। और तकनीकी शिक्षा का क्या हाल था? आपने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 का जिक्र किया था। हाँ, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज बना, फिर 1856 में कलकत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज भी। ये अहम शुरुआतें थीं। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अंग्रेजों ने साहित्यिक या जनरल एजुकेशन पर जितना जोर दिया, उतना वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर नहीं दिया। क्यों? शायद इसलिए कि उनकी फौरी ज़रूरतें क्लर्कों और प्रशासकों की थीं। उन्हें बड़े पैमाने पर इंजीनियर या तकनीशियन नहीं चाहिए थे, तो इस तरफ निवेश बहुत सीमित रहा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? अगर हम ब्रिटिश शिक्षा नीति का एक मूल्यांकन करें तो इसके पीछे मकसद क्या दिखते हैं हमारे स्रोतों के हिसाब से? देखिए, कई परतें हैं। एक तरफ तो राजा राममोहन रॉय जैसे भारतीय सुधारक थे, ईसाई मिशनरी थे, कुछ अच्छे अंग्रेज अफसर भी थे जो चाहते थे कि भारत में आधुनिक शिक्षा आए। हाँ, ये एक पहलू है। लेकिन दूसरी और शायद ज्यादा ताकतवर वजह ये थी कि ब्रिटिश प्रशासन और उनके व्यापार को चलाने के लिए
उन्हें पढ़े लिखे भारतीय कर्मचारी चाहिए थे, और वो भी सस्ते। क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटर। जी। तीसरी बात, उन्हें उम्मीद थी कि ये पढ़े लिखे भारतीय ब्रिटिश सामानों के लिए एक बड़ा बाजार तैयार करेंगे। अच्छा, ये कैसे? शायद सोच थी कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले लोग पश्चिमी चीजों को ज्यादा पसंद करेंगे। और चौथी? चौथी एक उम्मीद ये भी थी कि पश्चिमी शिक्षा, खासकर जिसमें ब्रिटिश राज की तारीफ हो, वो भारतीयों को अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार बनाएगी। लेकिन इन इरादों के नतीजे क्या निकले? क्या सब अच्छा ही हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कई नकारात्मक पहलू भी थे, जैसा स्रोत बताते हैं। एक तो ये कि सरकारी मदद ना मिलने से भारत की जो अपनी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। पाठशालाएं, मकतब वगैरह। हाँ। दूसरा, आम लोगों की शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया गया। नतीजा, बड़े पैमाने पर निरक्षरता। आंकड़े भयानक है। 1911 में 84% लोग निरक्षर थे, 1921 में 92%। बाप रे! इससे क्या हुआ? जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे और जो बाकी के विशाल आबादी थी, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। भाषा की, संस्कृति की। और शिक्षा महंगी भी थी। बिल्कुल, फीस देनी पड़ती थी, तो ये ज्यादातर ऊंचे और अमीर तबकों और शहरों तक ही सिमट कर रह गई। और महिलाओं की शिक्षा? उसकी तो लगभग पूरी तरह से अनदेखी हुई। क्यों? शायद 2 वजहें थीं। एक तो सरकार, जो रूढ़िवादी तबके थे, उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। दूसरे, उन्हें महिलाओं को पढ़ाने में कोई फौरी प्रशासनिक फायदा नहीं दिखता था। और तकनीकी शिक्षा की भी अनदेखी हुई। हाँ, जैसा हमने कहा, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं? एक संतुलित नजरिया क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली, ज्ञान के नए रास्ते जरूर खोले, लेकिन इस शिक्षा की जो बनावट थी, जो विषय पढ़ाए जाते थे, और सबसे जरूरी, इस तक किसकी पहुंच थी, ये सब चीजें अंग्रेजों के अपने हितों, उनकी औपनिवेशिक जरूरतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थीं। तो मौके तो बने, पर साथ में गहरी असमानताएं भी पैदा हुईं। बिल्कुल। और इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे आजाद भारत को लंबे समय तक जूझना पड़ा, और शायद आज भी जूझ रहा है। ये कहानी सीधी सापाट, अच्छी या बुरी नहीं है, बहुत जटिल है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान शिक्षा के विकास की कहानी। हमने देखा कि कैसे शुरुआती दौर के पारंपरिक फोकस से होते हुए ये आधुनिक शिक्षा की एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी सी दिखने वाली व्यवस्था तक पहुंची। सार्जेंट योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बनी। और इस पूरे सफर में वो तनाव हमेशा दिखा, औपनिवेशिक जरूरतें बनाम शिक्षा के असल विकास की उम्मीदें। हाँ। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जो हमारे स्रोतों से भी निकलती है। ब्रिटिश काल में शिक्षा की जो नींव पड़ी, चाहे वो सिलेबस हो, पढ़ाई का माध्यम हो, अंग्रेजी बनाम स्थानीय भाषाएं, या शिक्षा तक पहुंच में जो गैर बराबरी थी, हाँ। वो आज भी इतने सालों बाद हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस हद तक और कैसे प्रभावित कर रही है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। जी, ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, एक बेहतरीन विचार जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।